नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा विषय है कन्यादान कविता, जो लिखी है ऋतुराज जी ने। एक सशक्त रचनाकार, 1940 में इनका जन्म हुआ राजस्थान भरतपुर में। और इनकी रचनाओं की क्या बात करें, एक मरण धर्मा और अन्य आधुनिक युग की एक सशक्त रचना है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने अच्छे शब्द तत्सम तद्भव शब्दावली में लिखी गई है और बहुत बहुत अच्छी है। उसके अलावा सूरत निरत पानी से संबंधित एक कविता है, बहुत अच्छी हैं इनकी रचनाएं। जो मुख्य विषय है हमारा कन्यादान। कन्यादान में एक माँ अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। छोटे बच्चे को छोटी छोटी सी चीजें दे दें, उसमें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एकदम से कोई दुख आ जाए तो उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। अब दूसरे पहरे में जो एक मुख्य बात उन्होंने कही है, एक क्यों दो तीन मुख्य बातें कही हैं जो एक हर लड़की के लिए रहती हैं, उसे समझनी चाहिए, लेकिन हम लोग भ्रम जालों में फंस जाते हैं। वो क्या है, माँ ने कहा पानी में झांक कर। पानी में झांकना मतलब आईने में देखना, अपनी सुंदरता को देखना, अपने चेहरे पर रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अंतिम पंक्ति में ही पूरी कविता का सार आ जाता है। माँ ने कहा लड़की होना, विरोधाभास में कही है, लेकिन फिर भी कितने समझदारी से, कितने अच्छे से कही है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये है कन्यादान कविता। इसमें माँ ने जो शिक्षा दी सीधी सरल भाषा में है, कटाक्ष व्यंग्य हमें समझ आता है, उसमें लिखी गई है। और कहीं ना कहीं इसमें ये बात कही है कि आज के समय में जो इतनी समस्याएं हो रही हैं, उनका समाधान ये है कि लड़की को खुद को सशक्त बनाया जाए, लड़की को इतनी समझ दी जाए कि वो अपने जीवन को अच्छे से सही से जी सके, अपने वजूद, अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए। तो ये थी कविता। बोर्ड पर हम इसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, दहेज प्रथा जो निबंध है उसमें आप अगर ये कविता लिखते हैं, ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई इस कविता का अंतिम अंश भी लिखते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम निबंध कैसे लिखें, तो निबंध पर भी हम जल्दी से कोई ना कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे समस्यात्मक निबंध, वो जरूरी है। समस्यात्मक निबंध हर एग्जाम में आते हैं, फिर चाहे वो छोटा एग्जाम हो, 6, 7, 8 का हो, 9, 10 to 12 हो, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। निबंध एक तरह से अपने विचार होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना ही निबंध है। तो उसमें अपने विचार लिखने हैं। हाँ, आप अखबार से, समाचार पत्र से, मैगजीन से, कहीं से भी विचारों को एकत्र करें, लेकिन रटी रटाई किसी गाइड की, हेल्प बुक की लाइनें ना लिखें, क्योंकि आप तोता नहीं हैं। और मेरे जैसे एग्जामिनर पैरट्स को नंबर नहीं देते। आई एम सॉरी। जब आप कुछ नया देंगे, बेशक से वो बहुत अच्छा ना हो, लेकिन हो तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस कविता को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। जैसे कि आपको बताया ही है कि ऋतुराज जी आधुनिक युग के कवि हैं, तो उन्होंने आधुनिक युग की जो समस्या है, मुख्य समस्या दहेज की, उसके साथ साथ आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दहेज के कारण जो समाज में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। ये पूरी की पूरी कविता बहुत 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 भावुक है, अति सुंदर है। कविता में क्या है कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना।
कितनी बड़ी बात है। देखिए एक माँ अपनी बेटी को ऐसा कह रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। व्यंग्य समझ आ गया आपको। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। लड़की तो रहो, अपने अंदर कन्या वाले गुण तो रखो, लेकिन उसकी तरह से दिखाई मत देना। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कन्यादान के समय माँ को बड़ा दुख होता है और दुखी माँ ये सोचकर कि कहीं मेरी कन्या जिसे मैंने इतने प्रेम से लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, कोई परेशानी आ जाए। वो उसके सुखद जीवन के लिए उसे आज की माँ क्या सलाह देती है। माँ ने जो दुख अपने जीवन में उठाए वे सब प्रमाण हैं स्त्री जीवन के कुछ आचरण नियम हैं। वो कन्यादान के समय अपनी बेटी को क्या कहती है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, कितना सत्य था, प्रामाणिक था उसका दुख। उसका मतलब माँ का दुख। लड़की को दान में देते समय, कन्यादान के समय, विवाह के बाद जो कन्यादान किया जाता है कन्या का, उसके समय जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी तो माँ के लिए उसकी बेटी ही है, जिसके लिए उसने अपनी सांसें, अपना जीवन, अपना सब कुछ न्यौछावर किया। लड़की अभी सयानी नहीं थी। प्रत्येक लड़की यदि कच्ची उम्र में या 18 साल में भी अगर उसका विवाह होता है, तब भी वह उतनी सयानी नहीं होती है जितनी माँ होती है या कोई अच्छी उम्र की औरत होती है। तो यही कहेंगे कि वो अभी इतनी समझदार नहीं थी, भोली थी। अभी इतनी भोली और सरल थी, बहुत भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। कोई चीज मिल जाए तो उसे खुशी होती थी, सुख का हर तरह से वो महसूस करती थी। आभास मतलब महसूस होना, महसूस तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। लेकिन कोई उससे कुछ दुख देता है तो एकदम से उसे समझ नहीं आता था। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमें कटाक्ष में कहता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हमें व्यंग्य में कह रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि दुख बांटना नहीं आता था, दुख समझना नहीं आता था। बांटना मतलब पढ़ना, कहना, अपना दुख सही से बताना भी नहीं आता था, समझना भी नहीं आता था। ऐसे लगता था जैसे वह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। वो तो अभी उस धुंधले प्रकाश में जहां से कोई नेगेटिविटी आती है। धुंधला प्रकाश क्या है, एक तरह से अंधकार में धीरे धीरे प्रकाश होता है, उसे कहेंगे। आप आंख बंद करते हैं, अगर आप ज्योत की तरफ देखते हुए आंख बंद करते हैं, कोई लाइट की तरफ देखते हुए आंख बंद करते हैं, तो आंखों के सामने अंधकार तो रहता है, लेकिन छोटी सी ज्योति या छोटी सी लाइट आपको नजर आती है। वही कह रहे हैं पाठिका थी, अभी पढ़ रही थी, अभी सीख रही थी किन चीजों को, धुंधले प्रकाश को। कुछ तुकों, तुक मतलब तुकबंदी, जैसे लास्ट में होती है थी, ये सब तुकबंदी है। आभास, सरलाभास, ये सब तुकबंदी होती है जो लास्ट में आती है। बच्चों को राइमिंग वर्ड्स करवाए जाते हैं, वही तुकबंदी होती है। तो धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का वो प्रयास कर रही थी। अपने जीवन में आने वाली तुकबंदी और लयबद्ध जो पंक्तियां थी उन्हें पढ़ने का वो प्रयास कर रही थी। देखिए कितना सुंदर इन्होंने लिखा है, कितना सत्य है, कितना भोलापन दिखाया है बच्चे का। अगर हम इसकी शिल्प सौंदर्य करते हैं, भाषागत विशेषताएं करते हैं, तो भाषा साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव प्रधान शैली शब्दावली है, प्रसाद गुण व्याप्त है, व्यंजना शब्द शक्ति है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और छंद मुक्त है। मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी ने आपको बताया था। और इसकी रचना, और इस कविता की रचना उन्होंने ऋतुराज जी ने की है, मैंने आपको अभी बताया। ऋतुराज जी जो है आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है। अच्छा, धुंधले प्रकाश की पाठिका से कवि क्या कहना चाहते हैं कि विवाह के समय माँ ये कहती है कि उसकी बेटी ने दुनिया में की रोशनी अभी नहीं देखी है, दुनिया के सुख दुखों का अनुभव पूरी तरह से अभी नहीं किया है। वो केवल छोटे छोटे सुखों को ही समझती है। कोई चीज मिल गई वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, इन बातों को समझती है। वो केवल सीधी बातें समझती है, टेढ़ी टेढ़ी बातें, कटाक्ष, व्यंग्य आदि को भी नहीं समझती है। कवि ये कहना चाहता है। अगला करते हैं। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को, आज की माँ क्या अपनी बेटी को शिक्षा देती है
कि तुम पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता को निहारती मत रहना। ये मत देखना कि तुम कितनी सुंदर हो, इसी सुंदरता के मोह भ्रम में ही तुम फंस जाओगी, इसलिए वो मना कर रही है। वो कहती है उससे बचकर रहना और अपनी सुंदरता को देखते देखते उसी में ही डूब मत जाना। और आग रोटियां सेकने के लिए है, अपनी रोटियां बनाओ, खाना बनाओ घर के लिए, लेकिन जलने के लिए नहीं। ध्यान रखना कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बात ना हो जाए। आपको सब बात समझ आ रही है ये क्या कह रहा है? कवि ये कहना चाह रहे हैं माँ के थ्रू, माँ के माध्यम से कि हे पुत्री, हे मेरी बेटी, हे मेरी कन्या, तुम रोटियां तो बनाना आग पर, लेकिन जलना नहीं। अपना ध्यान रखना, स्वयं अपना ध्यान रखना। वस्त्र और आभूषण केवल स्त्री को भ्रम में रखने के लिए होते हैं। वस्त्र और आभूषण, गहने केवल एक स्त्री को बंधन में बांधने के लिए हैं। ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। माँ ऐसा कहती है कि हे मेरी कन्या, तुम लड़की तो हो ना, लड़की वाले सभी गुण तो रखना, सभी बात तो मानना, अपने ससुराल में हर चीज का पालन करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। ऐसी मत रहना भोली भाली सी, नाजुक सी, कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा ले, कोई भी तुम्हें दुख पहुंचा दे। क्लियर है? चलिए अब इसकी वही सेम भाषागत विशेषताएं हैं। आम बोलचाल की सरल और सहज भाषा है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। व्यंजना शब्द शक्ति है। इन सब में तो अच्छे से व्यंजना खुलकर सामने आ रहा है। उसके साथ साथ उपमा और विरोधाभास। विरोधाभास क्या है? आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। विरोधाभास हो गया। पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अपनी कन्या होना, कन्या जैसी, लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये विरोधाभास अलंकार है, संवाद शैली है। ठीक है। उसके साथ साथ सामान्य विचारों में ही, जैसे यहाँ पर विरोधाभास दिखाया गया है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके साथ साथ मुख्य भाव हम कह सकते हैं कि परंपराओं से विपरीत अलग होकर माँ बेटी को शिक्षा दे रही है कि तुम स्वयं को साहसी बनाना, अपने अंदर ऐसी समझ विकसित करना और हिम्मत से मत हारना। यदि कोई समस्या आती है तो उसको खुद से सुलझाने का प्रयास करना। तुम अकेली मत पड़ जाना, अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखना। अन्य लड़कियों की तरह वस्त्र आभूषण के भ्रमजाल में, मोहजाल में मत फंसना और उसी में ही जीवित मत रहना। समाज में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो करना। कन्या वाले सभी गुण रखना, लड़की वाले, एक औरत वाले, लेकिन उसकी तरह से इन सब चक्रों में मत फंसना। बहुत ही सुंदर कविता। आज की कन्या को ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।